होम्योपैथी, जय हनीमैन दोस्तों। होप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा और सब लोगों ने अच्छे से पूरे वीक की सभी मेडिसिन का रिवीजन कर लिया होगा। आज हम फिर आपके साथ एक और दवाई के साथ, जिस दवाई का नाम है फॉस्फोरिक एसिड और एसिड फोस। ज़्यादातर हम इसे डायबिटीज वाली दवाई के नाम के तौर पे जानते हैं, ठीक है। और हम भी मेडिसिन का शुरुआत करते हैं एक केस से जिसका शुगर लेवल अल्टर्ड था और जिस केस में हमें क्रॉनिक ग्रीफ मिला, सप्रेशन ऑफ इमोशंस मिला और साथ में वीकनेस एंड फटीग, और 3 साल से उनका शुगर तकरीबन 200 के आसपास रहता था और टोटालिटी आई तो उसमें एसिड फोस आ रहा था। और उस केस के अंदर हमने एसिड फोस 30 प्रिस्क्राइब किए और 15 दिन के बाद उन्होंने अपना जब शुगर चेक करवाया, शुगर वॉज 144 और वो मरीज लेबोरेटरी में ही वहाँ पे रोने लगे। वो थे खुशी के आंसू। तो हर बार आंसू दुख के भी नहीं होते हैं। तो ऐसा दवाई जो हम उसको नहीं भूल पाते हैं क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमें। तो क्या रहे हमारा अनुभव है, कब कब एसिड फोस सोचना है, कब कब एसिड फोस दिया जाना चाहिए, कब कब प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। तो हमारा आज का जर्नी है एसिड फोस के साथ। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सबको मालूम है। सेकंड इंडिकेशन इज डेबिलेटेड, इमेसिएटेड एंड एपैथेटिक, मतलब थका हुआ, इमेसिएशन मतलब वेट लॉस होना। अब क्यों डायबिटीज के केसेस के अंदर एसिड फोस बार बार आ जाता है? इसका कारण ये है कि डेबिलिटी एंड वीकनेस, तो डायबिटीज के तकरीबन बहुत से मरीजों में हमें वही देखने को मिलेगा, डेबिलिटी एंड वीकनेस। अनदर इंडिकेशन इज वेट लॉस, इमेसिएशन। तो डायबिटीज के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है इमेसिएशन, ठीक है। पेल सिकली कॉम्प्लेक्शन, पेल देखने को मिलेगा, सिकली, उसको मुंह देख के ही हमें मालूम चल जाता है कि ये बीमार है, तो वहां पे एसिड फोस सोचना है। हेयर टर्न्स ग्रे एंड होपलेस, हेयर टर्न्स ग्रे का मतलब व्हाइट हेयर हो जाना ना, ग्रेइंग ऑफ हेयर उसे ही कहते हैं। सो ग्रेइंग ऑफ हेयर के अंदर भी मेडिसिन आता है। सो हर बार अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर मिले तो लाइकोपोडियम नहीं सोच लेना है, एसिड फोस भी आ सकता है। सो एक मरीज थे हमारे पास ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए स्पेशली। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए आए थे। सो चिली पेशेंट, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड इमेसिएटेड, तो हमने उनको एसिड फोस प्रिस्क्राइब किया था। इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ बोन, ऑफेंसिव कैरीज, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग कहीं पे भी, इवन बोन का कोई भी पैथोलॉजी और कोई भी ऐसी पैथोलॉजी कि जिसमें ऑफेंसिवनेस मिलता हो, इवन डिस्चार्ज भी अगर ऑफेंसिव मिलते हैं तो वहां पे एसिड फोस सोचा जाना चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, passes large quantity of urine, especially glycosuria and polyuria, whiteness. अब large urine, night aggravation and frequent urination, weakness, debility and emaciation, ये सब डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स हैं। सो जब डायबिटीज का टोटालिटी बताते हैं तो एसिड फोस उसमें बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है। सो डायबिटीज के केसेस में रूटीन प्रिस्क्रिप्शन होता है एसिड फोस। जब दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो इन्हीं सिम्टम के ऊपर प्रैक्टिस करना होता है ना। आज हमारा जो एक डिस्कशन हुआ तो यही डिस्कशन हो रहा था कि वेयर द मेंटल्स आर इम्पोर्टेंट। हमारा डिस्कशन यही हुआ कि सर आप मेंटल लेते ही नहीं हो, आप मेंटल पढ़ते ही नहीं हो, आप मेंटल पढ़ाते ही नहीं हो, किस तरीके से, तो तब क्या करना चाहिए? तो हमने थोड़ा उनको अपना जस्टिफिकेशन दिया कि हम मेंटल्स क्यों नहीं ले रहे हैं। सो तब जाके अल्टीमेटली उस चर्चा का जो फ्रूट निकला, वो फ्रूट ये निकला कि मेंटल तब लेना चाहिए जब हम मेंटल लेने के काबिल हों। मालूम चल रहा है, हमारे पास एक मरीज आए, देखा तो बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन तब हमें डोमिनेटिंग नहीं लेना है, हमें उसका पृष्ठभूमि देखना है कि वो डोमिनेटिंग क्यों हुए हैं।
अगर वो अपने फैमिली के सबसे बड़े हैं, पहले ही बड़े बच्चे थे, बड़े भाई थे, उनके पिता का देहांत पहले हो चुका है, पूरी 15 लोगों की 20 लोगों की फैमिली को वही मैनेज कर रहे हैं, तो डोमिनेटिंग होना स्वाभाविक है वहां पे। तो वहां पे डोमिनेटिंग कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास एक मरीज आता है बहुत ही माइल्ड, येल्डिंग एंड सॉफ्ट है, जिसकी अब जो बड़े लोग जैसे कहते हैं वैसा ही करती जाती है, सब लोगों ने सुना तो ये घर की छोटी लड़की थी, अब छोटी लड़की थी तो उसके सारे डिसीजन उसके बड़े लेते थे, ऐसा पूरा सिनारियो था, तो वहां पे माइल्डनेस आ जाना कॉमन है, ठीक है। इसीलिए हम ना कहते हैं कि जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक मेंटल की ओर ना जाएं, मेंटल की नहीं, किसी भी सिम्टम की ओर। जो सिम्टम श्योर्ड हैं, जो सिम्टम थंब हैं, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर घर का बड़ा बेटा है उसको सभी जिम्मेदारियां निभानी है, फिर भी वो माइल्ड येल्डिंग वाला है, तो वहां पे माइल्ड येल्डिंग पिक्यूलियर हो जाता है। हमारा मेडिसिन ऐसा ही होना चाहिए कि वो माइल्डनेस कवर करता हो। घर का छोटा बेटा है वो लेकिन सब लोग उसको पूछ के डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत डोमिनेटिंग है, यहाँ पे डोमिनेशन को हमें पिक्यूलियर लेना है। मालूम चल रहा है। अगर दूसरे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, पासिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, इमेसिएशन एंड चिली, इतना ही मिल रहा है, तो इसको पिक्यूलियर बना के एसिड फोर्स प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मालूम चल रहा है। लेकिन वहां पे दूसरे सिम्टम मिल रहे हैं कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस, स्पेशली फेशियल पैरालिसिस, राइट साइडेड फेशियल पैरालिसिस, rawness and soreness at the mental level or at the physical level, history of intertigo. What is intertigo? Yes, very good. It is a pathology of skin folds. Skin folds के वहाँ फ्रिक्शन होता है, और वहां पे फंगस हो या ना हो वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन फ्रिक्शन होता है और वहां पे खुजान आती है, तो उस पैथोलॉजी को इंटरटिगो कहा जाता है। सो अब ऐसा केस मिलता है तो यहाँ पे मैं उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को कॉमन सिम्टम ले लूंगा। मालूम चल रहा है क्यों? क्योंकि दूसरे पिक्यूलियर सिम्टम मुझे मिल रहे हैं। कौन सा मेडिसिन आएगा? रोनेस, सोरनेस, चिली पेशेंट, वेरी गुड। कॉस्टिकम, चाहे उनको क्यों डायबिटीज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं जो इन सब से पिक्यूलियर हैं तब ये कॉमन हो जाते हैं। अब एक ऐसा मरीज है जिसको इंटरटिगो भी है, पास्ट हिस्ट्री में फेशियल पैरालिसिस भी था, लेकिन वो पर्सन हाईली डोमिनेटिंग है, अपने घर का सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन एक भी डिसीजन उसको पूछे बिना नहीं लिया जा सकता था। इतना डोमिनेटिंग की बात ही मत पूछो। मैं जैसा करता हूं, कहता हूं, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। इतनी डोमिनेटिंग। उसको फॉरसेकन फीलिंग है, मैं अकेला हो जाऊंगा। उसको कंपनी तो चाहिए, लेकिन वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे किसी का साथ चाहिए, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं हूं कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन मैं उस परिस्थिति का ऐसा निर्माण करता हूं कि कोई ना, मैं अकेला घर में ना रहूं। मैं जब अकेला घर, ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जब मुझे अकेला घर रहना पड़े, तो मैं कुछ ऐसा नाटक करता हूं कि जिसके कारण दूसरा कोई भी घर पे रह जाए। वॉन्ट्स कंपनी बट इन अनदर रूम। कौन सा मेडिसिन आएगा? वेरी गुड। अब तब मैं इन सब को कॉमन कर दूंगा, तब मेरा प्रिस्क्रिप्शन उसी के ऊपर बेस्ड होगा। मालूम चल रहा है। इसके अलावा एक और पेशेंट आया जिसको फॉरसेकन फीलिंग है, नाइट एग्रावेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन है, ग्लाइकोसूरिया है, पॉलीयूरिया है, राइट साइडनेस ऑफ द कंप्लेन है, हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस है, लेकिन वहां पे कंटिन्यू एक ही, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मैं तो है ना पूरी जिंदगी में हमेशा अकेला ही रहा हूं। कौन सा मेडिसिन आएगा वहां पे? वहां पे मैं इन सब को कॉमन कर दूंगा। Delusion, she is alone always, or right sidedness. Medicine can be pulsatilla. मालूम चल रहा है। एक ब्लेड होता है ना, शेविंग ब्लेड, बहुत धारदार होता है, लेकिन वो पेड़ को नहीं काट सकता। एक कुल्हाड़ी होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकता। सबकी अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी जरूरियात है, उसी के मुताबिक हमें प्रिस्क्रिप्शन करने चाहिए।
जो इंडिकेशन जिस केस में मिलते हैं इसी को इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं ना। किसी केस में वही नाइट एग्रावेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पिक्यूलियर है और दूसरे केस में वही कॉमन हो गया। किसी केस में डेल्यूजन पिक्यूलियर है, किसी केस में डेल्यूजन को छोड़ दिया गया। ये ही इंडिविजुअलाइजेशन है कि हर केस को अलग तरीके से देखो और वहां पे जिसकी जो संभावना है, जो पिक्यूलियर मिलता है उसका टोटालिटी बनाओ। हर बार टोटालिटी के अंदर रिलीजियसनेस, सैडनेस, इंट्रोवर्टेड वही अपना फिक्स प्रोटोकॉल बना के नहीं डालना है। वो आता है ना मशीन की तरह, इधर से ये डालो उधर से वो निकलेगा, इधर से आप ये पूरा टोटालिटी डालो उधर से सल्फर, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, सेपिया 5 दवाई पहले 5 नंबर पे आएगा। वैसा नहीं करना है। केस टू केस डिसाइड करो व्हाट इज पिक्यूलियर। इस सब में से सबसे ज्यादा पिक्यूलियर सिम्टम कौन सा है कि जिसके ऊपर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइबिंग टोटालिटी में रखा जाना चाहिए, बाकी का पीडीएफ के अंदर रखा जाना चाहिए। पीडीएफ माने यस, जिसके बेस पे हमें डिफरेंशिएट करना है मेडिसिन को। हर बार अगर आप वही घिसा पीटा अपना पूरा प्रोटोकॉल लेके बैठेंगे कि इतने इतने सिम्टम तो मुझे पूछने ही है और उसमें से जितने भी मिले उन सब को आपने रेपर्टराइजेशन के अंदर डाल दिया, तो इट इज मैकेनिकल रेपर्टराइजेशन, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमें उन सब में से हाईली पिक्यूलियर को पकड़ना है और वो जब पिक्यूलियर मिले और उस पिक्यूलियर को पकड़ने के लिए हमें पूरा पृष्ठभूमि का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वहां से पिक्यूलियर मिलेगा। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। हमें अंग्रेजी नहीं आता है तो हम नहीं बोलते हैं, छोड़ दिया ना, मालूम है। जो आता है उसके ऊपर ही कीजिए, जिसमें आप श्योर्ड हैं कि नहीं चिली तो है, राइट साइडेड तो है और पैरालिसिस तो हुआ है, मतलब मेडिसिन कैन बी फ्रॉम कॉस्टिकम। मालूम चल रहा है। हमारा दिक्कत क्या होता है कि हमें नहीं आता है फिर भी हम वो कहने को जाते हैं, वो करने को जाते हैं। नहीं आता है और करेंगे तो अल्टीमेटली फेलियर। और फिर हम कहेंगे होम्योपैथी तो अपना काम नहीं, अपने से नहीं होता है। लेवल्स होते हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हमें अंग्रेजी नहीं आता है तो सीख रहे हैं, जब आ जाएगा तब उसका प्रयोग करेंगे। हिंदी भी नहीं आता था, धीरे धीरे सीखे ना। हमारा पहला ही व्याख्यान था सल्फर का, जिसमें दाएं और बाएं के अंदर हमने बहुत मिस्टेक की, दाएं को बायां कर दिया और बाएं को दायां कर दिया। नहीं है हम रूटीन, मानव है, भूल तो होती है और वो स्वीकारना ही है ना, तभी जाके इवॉल्व होना है। तो आपसे भी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम मेंटल्स का मना क्यों कर रहे हैं उसका आपको रीजन बता रहे हैं। हर पेशेंट में अगर पेशेंट आया और आपने देखा कि वो तिलक किया हुआ है, या तो टोपी पहन के आया है, या तो चुटिया है, तो आपने उसमें रिलीजियस ले लिया। या तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब हम तो है ना रोज 2 घंटा पूजा पाठ करते हैं, तो आपने रिलीजियस ले लिया। लेकिन अगर वो ऐसी फैमिली में से बिलोंग करता है, लाइक ब्राह्मण फैमिली की, जिनका कर्म ही पूजा पाठ करना है, तो वहां पे वो 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करते हैं, तो इट्स नॉर्मल फॉर देम। उनका प्रोफेशन क्या है? उनका प्रोफेशन ही पूजा पाठ करना है। मैं यहाँ पे किसी कास्ट की बात नहीं करता हूँ। ब्राह्मण इन द सेंस पर्सन जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो दूसरे धर्म में हो, प्रीस्ट हो सकते हैं या मौलवी भी हो सकते हैं। हम 5 टाइम के नमाजी हैं, तो वहां पे रिलीजियसनेस इज कॉमन। लेकिन ऐसा बंदा है जिसकी पृष्ठभूमि में के अंदर आपको कुछ भी रिलीजियसनेस नहीं मिलती है, फिर भी वो बंदा रिलीजियस है। नाउ रिलीजियसनेस इज पिक्यूलियर। मालूम चल रहा है। और ये किसी बुक में से सीखने को नहीं मिलेगा। हमने आपको बताया था नमाज वाला, इट इज अनकॉमन ना। और ऐसे ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, वहीं से आपको मिलेगा पिक्यूलियर, वहीं से मिलेंगे। हर बार पेशेंट को पूछना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसा मरीज है जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल की काली कोठरी के अंदर गुजारे हैं और फिर आके बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी गए महीने ही मैं अपनी सजा काट के खत्म करके आया हूं, और फिर वो आपको बोलता है कि मुझे लगता है कि जिंदगी में मैं अकेला ही हूं। नाउ दैट डेल्यूजन इज कॉमन इन दैट केस। डेल्यूजन से इज अलोन लेके पल्सेटिला नहीं दे देना है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में वो अकेले ही रहे हैं। मालूम चल रहा है। एक एक चीज की ओर हम आपको लेके जा रहे हैं, तो कॉमन है वहां पे।
लेकिन अगर ऐसा मरीज है जो पूरी 15-20 लोगों की फैमिली के साथ रहता है, संयुक्त कुटुंब का फैमिली है, हर रोज साथ रहते हैं, एक ही टाइम पे बैठ के सब खाना खाते हैं, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, और वो केस में आके अंदर कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अकेला हूं, मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूं, देन डेल्यूजन सी इज अलोन ऑलवेज, और फॉरसेकन फीलिंग, जो भी आपको मिले वो महसूस कर रहा है तो फॉरसेकन फीलिंग आएगा, अगर उसको लगता है कि मैं अकेला हूं तो डेल्यूजन आएगा, तो इट इज पिक्यूलियर नाउ। लेकिन वो कहां से मिला आपको? पूरी पृष्ठभूमि का अभ्यास करना पड़ा ना, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, उसके बगैर अगर लेंगे तो गलत मेडिसिन की तरफ जाएंगे, और गलत मेडिसिन की तरफ गए तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एसिड फॉस आज लिया है, तो एसिड फॉस में हमें, एसिड फॉस तो आपके पास सब मटीरिया मेडिका है, उसमें से सीख सकते हैं, हमें आप तक ये बात पहुंचानी है, ये एक्सप्लेनेशन है, आज का ही फ्रूटफुल जो डिस्कशन हुआ था उसमें से निकला हुआ है, ठीक है। मिल्की यूरिन, सो कई दफा हम क्या करते हैं कि ये तो कॉमन सिम्टम है, ये तो, मगर केस में केस देखना है, उस केस के मुताबिक क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है वो डिसाइड करना है। एक्सुडेशन आफ्टर कॉइसन, दूसरा कौन सा मेडिसिन था? वीकनेस आफ्टर कॉइसन। आप कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं? कौन सी थी? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं साधना कीजिए, एक ही चीज को 25 बार कर दीजिए, नहीं भूल पाएंगे, आपके डीएनए के अंदर गुल मिल जाएगा। कोई भी रात को उठा के पूछेगा ना, बोल एक्सुडेशन आफ्टर कॉइसन, एसिड फॉस, याद आ जाएगा। लेकिन साधना किसे कहते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको 500 सिम्टम एक मेडिसिन के आए, आपको 5 सिम्टम आते हो लेकिन वो 5 फॉर्म्ड हो, वो आप कहीं से भी मरीज के अंदर मिले तो आप पकड़ सकें, ये जरूरी है। ये हमारा नजरिया है, किसी को हम गलत साबित नहीं कर। जिनको 500 आते हैं वो भी अच्छे ही होम्योपैथ हैं। पेनलेस नॉन डेबिलेटिंग डायरिया, मतलब अब यहां पे डायरिया पेनलेस दिया गया है, लेकिन हमें क्या सोचना है? पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट, दे आर यूजुअली पेनफुल, और पेनलेस डायरिया मिले तो वो भी, क्योंकि हम अब इस एरा के अंदर जा रहे हैं जहां पे हमें इंडिकेशन बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर कॉमन इंडिकेशंस मिलते हैं जो डिसीज के, मतलब कि मायाजम के होते हैं, तो वहां पे इस तरीके से हमें काम लेना है। पैरालिटिक वीकनेस अलोंग स्पाइन, स्लीपी बाय डे, wakeful एट नाइट, शॉर्ट स्लीप, अमेलियोरेशन बाय वीकनेस। स्लीपी बाय डे, दिन को सो जाना और रात को जगना, इस तरह की अगर कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। एक पेशेंट थे, डिप्रेशन के लिए आए थे, ठीक है, और ये इंडिकेशन हमें वहां पे मिला था। पूरा दिन सोता रहता है लेकिन पूरी रात जगता है, और वही सोच विचार, क्या विचार आते हैं? डॉक्टर साहब शादी टूट गई है, तो वही विचार आते हैं, डिवोर्स हुआ था उनका। सो एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव, स्लीपी बाय डे एंड स्लीपलेसनेस एट नाइट एंड चिली बेस। अब आप सोचेंगे कि हर लेक्चर के अंदर हम चिली हॉट करते हैं, तो ये हमारा पिक्यूलियरिटी है कि हमें कुछ बेस बनाना होता है जब, तो हम ज्यादातर थर्मल को बेस लेके प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ज्यादातर, हर बार नहीं, देखिए ज्यादातर। सो इन 3 इंडिकेशन के ऊपर हमने वहां पे एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया था। सो इट इज नॉट ओनली मेडिसिन फॉर डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी कंडीशन में भी अगर जब इंडिकेशन मिले तब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। जनरल्स, फेंटनेस आफ्टर ईटिंग, आफ्टर एमिशन और आफ्टर एक्साइटमेंट। सो फेंटनेस इज द कॉमन। अब हमने जो एक चार्ट बनाया था 15 मेडिसिन वाला, अभी जो फीवर चल रहे थे उन फीवर्स के दौरान, सो उसमें हमने फेंटनेस विथ फीवर और थर्स्टलेसनेस और लेफ्ट साइडेड और चिली ऐसा इंडिकेशन लेके एक मेडिसिन दिया था, नाम है सेपिया। अब उसके साथ साथ लेना है हमें, फेंटनेस इज कॉमन, फीवर, वीकनेस, डेबिलिटी कॉमन थे, तो अगर सेपिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अगर आफ्टर कंप्लेन है
मतलब फीवर चला गया लेकिन उसके बाद वीकनेस, डेबिलिटी और फेंटनेस रह गए हैं, तो वहां पे मेडिसिन कैन बी एसिड फोर्स। तो कोई भी अगर एक्यूट डिसीज चले जाने के बाद वीकनेस या ऐसा कुछ भी रह जाता है, तो वहां पे भी दूसरे अगर 2-3 इंडिकेशन गाइड करते हो तो एसिड फोर्स प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। ग्रोज टू फैट टू टॉल, यंग पीपल who grow rapidly tall, slender and are overtaxed mentally and physically। grows to fat मतलब ओबेस। अब हमने आगे देखा इमेसिएशन और अब यहां ग्रोज टू फैट। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं यार? अब क्या करना है? एसिड फोर्स कैसा होता है? इमेसिएटेड होता है कि फैटी होता है? इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वेज दिए हैं कि शुरुआत का एसिड फॉस्फैटी होता है, फिर धीरे धीरे वो उसका मायाजम चेंज होएगा और वो इमेसिएटेड होगा। लेकिन हम एक आपको सरल रास्ता बता रहे हैं। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं और साथ में इमेसिएशन मिलता है तो भी एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कीजिए। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं साथ में ओबेस मिलता है तो भी एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कीजिए। एसिड फॉस ऐसा होता है वैसा होता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ओबेस मिले तो भी एसिड फॉस सोचिए, टेंडेंसी टू ग्रो फैट मिले तो भी एसिड फॉस सोचिए, और रैपिड इमेसिएशन मिले तो भी एसिड फॉस सोचिए। क्लियर? ये सरल है, कम कंफ्यूजिंग लग रहा है हमें इनिशियल वे के अंदर, बिगिनिंग के दौरान, शुरुआत के दौरान। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी समझ, आप वो अलग अलग फेज ऑफ रेमेडी, अलग अलग मायाजम ऑफ द रेमेडी सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। अब कितने पेशेंट्स के अंदर ओबेज के अंदर एसिड फॉस मिला, कितने इमेसिएटेड के अंदर मिला, वो कोई नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? देयर इज कलेक्शन ऑफ द सिम्टम। मालूम चल रहा है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि शुरुआत के दौरान कौन से सिम्टम मिले, प्रूविंग के मध्याह्न के दौरान कौन से सिम्टम मिले और प्रूविंग के अंत में कौन से सिम्टम मिले, ऐसा भी कोई डाटा हमारे पास नहीं है। हमें जब तक मालूम है, हो सकता है, हम तो हमारी जानकारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये हमारे लिए इजी वे है कि अगर ओबेसिटी मिले तो भी एसिड फॉस सोचो, इमेसिएशन मिले तो भी एसिड फॉस मिलो। यंग पीपल who grow rapidly, tall, slender, अगेन स्लेंडर मतलब, ठीक है, और मेंटली और फिजिकली अगर ओवरवर्कड। सो हमने जब आपको कार्सिनोसिन के बारे में थोड़ा बताया था तब हमने आपको ये ओवर वाला साइकोलॉजी बहुत बताया था। अगर आप कार्सिनोसिन अच्छे से पढ़ेंगे तो हमने उसमें भी बताया था कि देयर इज पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सोरियासिस, थायराइड, ग्लैंडुलर अफेक्शन एंड कार्सिनोमा, नॉट ओनली कार्सिनोमा। मालूम चल रहा है? जब आप ओवर करेंगे ना, अब अंधी दौड़ में शामिल हैं, पैसे कमाने वाली, ये वो, मुझे बहुत आगे तक जाना है, ये करना है। डायबिटीज इज कॉमन इन नाउअडेज। क्यों? सिर्फ कार्सिनोमा नहीं, उस तरीके के ऐसे डिसीज कि जो मरीज को क्योर नहीं होते हैं, जो आखिरी दम तक रहते हैं, उसके दूसरे ऑर्गनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली मरीज को लेके जाते हैं, उन सभी लोगों को हम एज अ मैलिग्नेंट डिसीज कह सकते हैं। ये फिलोसॉफिकल टर्म है मैलिग्नेंट डिसीज का, कि ऐसे डिसीज जो आते हैं लेकिन जाते नहीं हैं और वो मरीज को लेके ही जाते हैं, वो सब मैलिग्नेंट डिसीज में आते हैं। इसीलिए अगर पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री आपको डायबिटीज का भी मिले तो वहां पे भी एज अ एंटीमायज्मेटिक ड्रग की तौर पे कार्सिनोसिन सोचा जाता है। उसी तरीके में आगे मुझे बहुत अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, इतनी दौड़। एक मरीज को, हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर हितेश पटेल, उन्होंने पूछा था कि बड़े भाई आप आखिर में कब घर पे छुट्टी लेके ऐसे ही बैठे थे? उन्होंने बोला याद नहीं। क्यों? काम ही इतना होता है वगैरह वगैरह, मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। तो आप शादी ब्याह ऐसे कोई प्रसंग में भी नहीं जाते? नहीं, तब कुछ जुगाड़ करके चले जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम हमारे लिए जीने की बजाय पैसे कमाने के लिए या तो दूसरी किसी चीज के लिए या तो लोगों को बताने के लिए जी रहे हैं, जिसमें हम अपने लिए जीना भूल जाते हैं और अपने लिए नहीं जीते हैं, उस दौड़ में शामिल हैं। तो हम क्या होते हैं,
प्रीमेच्योर्ड ओल्ड, वो मालूम होगा ना आपको, सीरोटोनिन, डोपामाइन एंड कॉर्टिजोन, ठीक है। तो जब आप बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, जब आप पूरा दिन ये वो ऐसे काम करते हैं जिस काम में आपको मजा नहीं आता है, अगेन मेरे शब्द सुनिएगा, मजा नहीं आता है। अभी आप देखिए कि ऑफिस वर्क है, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 8 बजे वापिस आते हैं, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप क्लिनिक में बैठे हो, सुबह से शाम तक मरीज देखते हो, क्या आप अपने काम को एंजॉय करते हो? क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमारे दादा थे जो किसानी करते थे और जब बैल जोत के जाते थे और मुंह में से ऐसे ऐसे गीत निकलते थे, लोकगीत थे हमारे यहाँ के, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? फोक सॉन्ग्स, यस। सो वो गाते थे और उनकी मजा थी, उनकी मौज थी, मौज मौज फकीरांदी। तो मौज में नहीं रहते हैं ना, इसीलिए ऐसे डिसीज होते हैं। सो हम यहाँ पे एसिड फॉस में आप तक यही बात पहुंचानी है कि होम्योपैथी करो और इतने मजे से करो कि सुबह से शाम तक आप फ्रेश हो, मजा आ गया। तो इतने मरीजों को दवाई दी तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, कंटाळ गया तो फ्रस्ट्रेट होके निकलते हैं तो आप भी सफर हो सकते हैं। स्लगिश, पेनलेस ड्यूरिंग द फीवर। अब फीवर्स के दौरान स्पेशली सब एसिड ग्रुप की मेडिसिन टाइफाइड और टाइफस फीवर के दौरान बहुत अच्छी काम की हुई है, शायद डॉक्टर एलन ने अच्छा काम किया है इसके ऊपर, लेकिन अभी टाइफस और टाइफाइड टाइप ऑफ फीवर कम देखने को मिलते हैं, तो हम इनको दूसरे वायरल फीवर्स के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं जब दूसरे इंडिकेशन मिले। ऑल डिस्चार्ज आर प्रोफ्यूज, सेमिनाइल एमिशन, पर्स्पिरेशन एट द नाइट, ल्यूकोरिया, मेंसिस, फ्लैटुलेंस, सब कुछ प्रोफ्यूज है। बलगम निकलेगा तो कैसा निकलेगा? बहुत। कोराइट्स बहुत, यूरिन बहुत, अब नाइट एग्रावेशन बहुत, यूरिन, अगेन डायबिटीज इज कॉमन। अब आपको एक ऐसा मरीज मिलता है जिसको नाइट एग्रावेशन है, नाइट में फीवर आता है और बहुत ज्यादा बलगम निकलता है और एक्सरे के अंदर आपको कुछ कैविटी वगैरह देखने को मिलता है जिसको आप नोसोलॉजिकल नेम के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और बहुत वीकनेस है, इमेसिएशन हो गया है, तो मेडिसिन कैन बी एसिड फॉस। आपके पास डायबिटीज का मरीज आता है, इमेसिएटेड हो गए हैं, बहुत यूरिनेशन मिल रहा है, मिल्की यूरिन मिल रहा है, चिली मरीज है, मेडिसिन कैन बी एसिड फॉस। आपके पास डायरिया का पेशेंट है, डायरिया मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, वो IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या क्रॉन्स डिसीज, ऐसा नोसोलॉजिकल नेम है। डॉक्टर साहब बहुत दिन में 8 से 10 बार मुझे डायरिया के लिए मतलब स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, वाटरी डायरिया है, ऑफेंसिव है और साथ में मुझे बहुत वीकनेस इसके साथ बहुत वीकनेस आ रही है और मेरा वजन 20 किलो घट चुका है, मेडिसिन कैन बी एसिड फॉस। समझ रहे हैं? हमें नोसोलॉजिकल नेम से बहुत लेना देना नहीं है, हमें तो जो इंडिकेशन मिलते हैं उस इंडिकेशन से लेना देना है। क्लियर? इन्फेंट वॉमिट मिल्क कॉन्स्टेंटली, छोटा बच्चा है वो दूध की वॉमिट कर देता है फीडिंग लेने के बाद, अब एसिड फॉस देंगे तो वो वॉमिट बंद कर देगा। हमें एज अ होम्योपैथ ये भी सीखना है कि कहाँ दवाई का जरूरत है, कहाँ दवाई का जरूरत नहीं है। उनको पहले एडवाइस करना है कि बच्चे को यहाँ पे रखो और ऐसे 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 करो। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है, वो आप देख लीजिए। हमने तो अपने गुरुजनों को पास सुना था कि जब बच्चा है वो वॉमिट करता है तो उसकी मदर को या रिलेटिव को एडवाइस कीजिए कि बच्चे को यहाँ पे ऐसे पकड़ें और ऐसे 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 करें। अगर उतना करने के बाद भी अगर वॉमिट बंद नहीं होता है और फिर भी वॉमिट करता है, देन यू हैव टू थिंक मेडिसिन लाइक एसिड फॉस। ठीक है, सब कुछ दवाइयां नहीं कर देती हैं, कुछ चीजें बियॉन्ड मेडिसिन भी होती हैं। ग्रोइंग पेन इन द बैक एंड लिम्स इन द बोन, फीलिंग एज इफ बोन्स आर स्क्रैप्ड विथ नाइफ, चप्पू से, यस वेरी गुड, इस तरीके का अगर फीलिंग मिलता है, अब ये कब मिलेगा हमें नहीं मालूम है, हमें अभी तक नहीं मिला है। पाल्पिटेशन इन चिल्ड्रन हु ग्रोज फास्ट,
सो बच्चों के अंदर पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। और ग्रोज फास्ट का मतलब क्या हुआ? अगेन प्रीमेच्योर्ड ओल्ड। आप कहेंगे साहब का तो सोई प्रीमेच्योर ओल्ड के ऊपर ही अटक चुका है। हमें बहुत कुछ इंडिकेशन ही मालूम होते हैं प्रैक्टिस के दौरान, और वो इंडिकेशन मिलते हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं। हेडेक फ्रॉम आई स्ट्रेन। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का व्याख्यान होता है। आज 4 मेडिसिन देख ली, रिवीजन कर लिया और हेडेक हो लिया, वीकनेस है, पानी बहुत ज्यादा पिया, पेशाब बहुत जाना पड़ा, तो मेडिसिन कैन बी एसिड फॉस। हिस्टेरिया एट चेंजेस ऑफ द लाइफ, मतलब कौन कौन से स्टेजेस? यस, वेरी गुड। प्यूबर्टी, मेनोपॉज, एंड्रोपोज। मेनोपॉज के साथ साथ एंड्रोपोज का स्टडी भी जरूरी है। जिस तरह से फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज आता है, उसी तरह से मेल्स के अंदर एंड्रोपोज आता है, तो वो भी जरूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब अलग अलग फेज हैं, टीनेज। और इसी के दौरान अगर हिस्टेरिया का दिक्कत होता है तो वहां पे एसिड फॉस सोचना चाहिए। हिस्टेरिया नहीं, अगर प्यूबर्टी, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद अगर कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है? और बहुत से मरीज हमने देखे हैं, स्पेशली डायबिटीज एट द एज ऑफ द मेनोपॉज। मालूम चल रहा है? ब्लड प्रेशर एट द एज ऑफ द मेनोपॉज। और वहां पे अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिल जाए तो फट करके एसिड फॉस दे देना है, और रिजल्ट मिलता ही मिलता है, बहुत प्रिस्क्रिप्शन की है। तो इस तरीके से सोचना है हमें। मेंसेस टू अर्ली, टू लॉन्ग, टू प्रोफ्यूज, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। अब एपिस्टेक्सिस मिले, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, एपिस्टेक्सिस हुआ, तो एट द एज ऑफ द मेनोपॉज और बहुत वीकनेस है एपिस्टेक्सिस होने के बाद, तो वहां पे बस इतना ही दिया आपको मरीज ने, मेडिसिन क्लियर हो गया, मैं वहां पे भी एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम मिलता है, आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और कब हुआ? डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हुआ, वहां पे भी एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। लेकिन हम तो रूटीनिस्ट हो चुके हैं, वहां पे तो पल्सेटिला के बाहर ही नहीं जाएंगे। प्रेगनेंसी मतलब पल्सेटिला, मालूम चल रहा है? हर बार मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग मिलता है तो हम क्या सोचते हैं? लेकेसिस सोचते हैं ना। हाइपरटेंसिव भी है, ये तो लेकेसिस का पैथोलॉजी है। लेकिन अगर वहां पे अगर मरीज चिली मिलता है तो वहां पे लेकेसिस के साथ साथ एसिड फॉस भी सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है? कहीं से भी अगर ब्लीडिंग मिले हमें, अभी पोस्ट केसेस हैं उनके अंदर भी थोड़ा खांसी रह जाता है, बहुत वीकनेस है और बलगम में खून आ रहा है, तो मेडिसिन कैन बी एसिड फॉस। हेल्थ डिटोरिएटिंग फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूड नर्सिंग ऑफ द चाइल्ड। लॉन्ग कंटिन्यू नर्सिंग चाइल्ड का होना जरूरी नहीं है, मालूम चल रहा है? किसी की भी बहुत सेवा की। दूसरा मेडिसिन कौन सा है? यस, वेरी गुड। और नर्सिंग के बाद दिक्कतें शुरू होती है, और है वो 100% तो होगा। सो नर्सिंग का मतलब तो फीडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड फीडिंग? देखिए, डिस्यूरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत हो, एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। और स्पेशली इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हमें ज्यादातर कहाँ मिलता है? यूरिनरी ट्रैक और यूरोजेनाइटल ट्रैक। सो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के अंदर, यूटीआई के अंदर आप अगर एंटीनेटल केयर पे प्रैक्टिस करते हैं तो यूटीआई का मरीज आया या डिस्यूरिया का मरीज आया तो वहां पे आप आराम से एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सडन वीकनेस ऑफ जेनाइटल्स ड्यूरिंग कॉइशन, प्रिवेंटिंग एमिशन, हेडेक आफ्टर कॉइशन, एमिशन आफ्टर कॉइटस। अब क्या होता है कि ऐसे मरीज आते हैं बहुत, अभी अभी पता नहीं क्या चीज हो रही है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सेक्सुअल वीकनेस के।
सो सडन वीकनेस आ जाता है ड्यूरिंग कोइशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही वीकनेस आ जाता है, तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। इट इज वेरी गुड मेडिसिन। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, चाहे सीमेंट डिस्चार्ज के बाद, ब्लीडिंग के बाद, ल्यूकोरिया के बाद, कोराइजा के बाद, यूरिनेशन के बाद, किसी भी डिस्चार्ज के बाद अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। सेवरल नाइटली एमिशन विथ लेसिवियस ड्रीम्स, अगर लेसिवियस ड्रीम्स आते हैं मतलब सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं और उसके दौरान ड्रिबलिंग होता है, आपको रेपर्टरी के अंदर पॉल्यूशन मिलेगा, रूब्रिक मेल जेनाइटल के अंदर पॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर ऐसा मिलता है पॉल्यूशन के लिए, स्पेशली सेक्सुअल वीकनेस आफ्टर मास्टरबेशन, और ऐसे कंडीशन के अंदर हमने 2-3 प्रिस्क्रिप्शन एसिड फॉस के किए थे कि बहुत मास्टरबेशन के बाद सेक्सुअल वीकनेस है, अब शादी हो गया है लेकिन सेक्सुअल वीकनेस है, इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, ड्रीम्स लेसिवियस आते हैं, ड्रीम्स के दौरान डिस्चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे हमने दूसरे 2-3 इंडिकेशन थर्मल वर्मल जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र हैं वो मैच करके हमने एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया और एसिड फॉस है गुड रिजल्ट, बहुत अच्छे से मिल सकता है, एसिड फॉस दिया जा सकता है। दूसरे अगर इंडिकेशन मिले तो प्रोस्टेटोरिया ड्यूरिंग सॉफ्ट स्टूल, क्रॉप ऑफ वाट्स ऑन प्रीप्यूज। अब प्रोस्टेट डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल, इस इंडिकेशन के ऊपर अभी हमने एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया है, केस इनफर्टिलिटी का है, लेकिन हमें ये पिक्यूलियर मिला था कि डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, वो सीमेन भी हो सकता है, लेकिन डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल और दूसरे 2 इंडिकेशन मिल रहे थे तो हमने वहां पे भी एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया है, साथ में सिलेनियम भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है नर्सिंग और फीडिंग के बीच में? यस, वेरी गुड। नर्सिंग मीन्स टू टेक केयर, इसीलिए तो आप हॉस्पिटल में सिस्टर को नर्स कहते हैं ना। तो किसी को भी बहुत कोई बीमार है, अब फादर इन लॉ बहुत बीमार हैं और उनकी बहुत सेवा करनी पड़ी, उनकी टेक केयर करनी पड़ी, और उसके बाद अगर खुद बीमार हो जाते हैं, उसके बाद खुद की हेल्थ डिटोरिएट होती है, तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। वहां पे बच्चे को ही नर्सिंग करना जरूरी नहीं है, मालूम चल रहा है। अगर मदर इन लॉ को पैरालिसिस हो गया है, 3 साल से मदर इन लॉ का सेवा कर रहे हैं और उसके दौरान लेडी को डायबिटीज डिटेक्ट होता है, माइग्रेन डिटेक्ट होता है, या तो यूटेराइन फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है और उसमें से बहुत ब्लीडिंग मिल रहा है, तो वहां पे एसिड फॉस सब केसेस के अंदर सोची जानी चाहिए, मालूम चल रहा है। अगर पापा बहुत बीमार हैं, बेटा है वो पापा की बहुत सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, और उसके बाद अगर उसको कोई भी दिक्कत शुरू होती है तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। अगर बेटा मेंटली रिटार्टेड है और पापा उसकी रोज सेवा करते हैं, तकरीबन 15 साल 20 साल तक सेवा की, अब उसके बाद उनको प्रोस्टेट का स्वेलिंग डेवलपमेंट हुआ, प्रोस्टेट डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल देखने को मिला और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले, तो वहां पे एसिड फॉस सोचना है, मालूम चल रहा है। ये मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सडन वीकनेस मिल गया, ठीक है। विजन अफेक्टेड बाय मास्टरबेशन, अब मास्टरबेशन से नहीं, किसी भी डिस्चार्ज के बाद, मास्टरबेशन में सेमिनाइल डिस्चार्ज होता है, सेमिनाइल डिस्चार्ज के बाद कोई दिक्कत शुरू हो, इसको कॉमनली लिया जाए तो क्या लेना है हमें? एलिमेंट आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। कहीं से भी डिस्चार्ज के बाद अगर दिक्कतें शुरू हुई हो तो वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। एक्ने फ्रॉम ओनेनिज्म, वेरी गुड इंडिकेशन, और बहुत सारे लड़कों को तो यही लगता है कि मुझे इसीलिए पिंपल होते हैं क्योंकि मैं मास्टरबेशन करता हूं। अगर ऐसा मिलता है और दूसरे 2-3 इंडिकेशन सपोर्ट करते हैं तो आप एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एज इफ फ्लोटिंग इन द एयर व्हाइल लाइंग इन द बेड, हेयर्स ऑफ बियर्ड्स फॉल आउट। सो ऑल ओवर बॉडी पे से अगर हेयर फॉल होता है, हमने एक केस देखा था एलोपेसिया यहाँ पे बियर्ड्स के अंदर, और उस केस के अंदर हमने एसिड फॉस ही प्रिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छा हो गया उनको। लेकिन अगर पूरे शरीर से हेयर लॉस होता है तो शायद 3 मेडिसिन हैं, सिफिलिनम, सिलेनियम और एसिड फॉस।
ग्रे फ्रॉम क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द ग्रीफ. अब डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव और ग्रीफ, हमने आपको बताया था कि देयर इज सीरीज. मालूम चला डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव विथ इग्नेशिया. इग्नेशिया के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव नेट्रम म्यूर के अंदर जाएगा. नेट्रम म्यूर के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव एसिड फॉस के अंदर जाएगा. और एसिड फॉस के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव ऑरम मेट के अंदर जाएगा. सब के अंदर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन आएगा. इग्नेशिया के अंदर हिस्टेरिया, हिस्टेरिक कंडीशन, एक्यूटनेस, ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा. नेट्रम म्यूर के अंदर क्रॉनिक ग्रीफ, सुसाइडल थॉट्स, इमेसिएशन, ये देखने को मिलेगा. वहां से एसिड फॉस के अंदर आएंगे तो क्या, इमेसिएशन, वीकनेस और डेबिलिटी. वो थक गए हैं अब मेंटली, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली, ये देखने को मिलेगा. और उसके बाद ऑरम मेट के दौरान जाएंगे तो सुसाइडल थॉट, और मैंने कुछ गलती कर दी, अपने आप को गलत समझना. सो एक एक इंडिकेशन के ऊपर पूरे मेडिसिन में वो किस तरीके से दूसरे इंडिकेशन साथ में आएंगे, उनका साइकोलॉजी किस तरीके का डेवलप होगा, वो सब के ऊपर हम व्याख्यान ले सकते हैं. और भविष्य के अंदर आपका साथ रहा तो हम लेंगे, लेकिन अभी हम बिगिनर हैं, हमारे लिए वो कुछ जरूरी नहीं है. सिर्फ ग्रेइंग ऑफ हेयर नहीं, कोई भी दिक्कत अगर लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से हुई है तो वहां पे एसिड फॉस सोचना चाहिए. प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वो सिर्फ ग्रीफ से नहीं, किसी भी कंडीशन से हुआ हो, वहां पे एसिड फॉस सोचना चाहिए. हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल फ्रॉम ओवर यूज ऑफ आई, दूसरी मेडिसिन. ओके, और वेरी गुड, नेट्रम म्यूर और कॉक्यूलस. ठीक है, वो क्यों भूल जा रहे हैं. अब देखिए, इट इज वेरी गुड टू रिमेंबर कि स्कूल गर्ल हेडेक इज कॉमन इन द फॉस्फोरस ग्रुप. मगर अगर आपके पास ऐसा कोई मतलब स्कूल गर्ल आती है या तो ऐसा कोई भी मरीज आता है कि जिसको कंटिन्यू ओवर यूज ऑफ आई के कारण हेडेक होता है और आप तब फॉस्फोरस ग्रुप में से ही मेडिसिन सोचना शुरू करते हैं, ये गलत बात है. तब आपको इतना ही सोचना चाहिए कि हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल, फिर उसमें फॉस्फोरस ग्रुप की मेडिसिन भी हो सकती है, वो प्लांट किंगडम में से कॉक्यूलस भी हो सकती है, वो नेट्रम म्यूर में से भी हो सकती है, चाहे दूसरी कुछ एनिमल मेडिसिन भी हो सकती हैं. इट इज नॉट फिक्स्ड टू पर्टिकुलर ग्रुप. लेकिन आप वहां पे अगर स्टक हो जाते हैं देन इट इज प्रिजुडिसनेस. हम कुछ विरोधी नहीं है ग्रुप स्टडी के, इट इज वेरी गुड थिंग, बट आपका वो लेवल होना चाहिए ग्रुप स्टडी करने के लिए. अगर वो नहीं है और आप जाते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान आप इस तरीके से स्टक होंगे. हमारे साथ ये अनुभव हो चुके हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, तब आपको मिला ना, आपको इतना याद रह गया होगा कि हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल इज की नोट फॉर फॉस्फोरस ग्रुप. अब आपके पास ऐसा मरीज आया, स्कूल गर्ल ही आई जिसको हेडेक है, तो आप तुरंत फिर डिसाइड करेंगे कि ये काली फॉस दूं, नेट्रम फॉस दूं, कि फॉस्फोरस दूं, कि एसिड फॉस दूं. इट इज प्रिजुडिसनेस. ऐसा नहीं होना चाहिए. पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, लेकिन जब मरीज आए तब विदाउट टोटालिटी और विदाउट इंडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करिए, और अपने मन की मेडिसिन ठूसने का प्रयास तो बिल्कुल मत करिए. हम यहाँ भूल करते हैं, और ये भूल हमें सिर्फ हमारे गुरु ही सुधारते हैं. किसी कोई बुक को बाजू में रख के बैठेंगे तो वो ये भूल नहीं सुधार पाएंगे, हमारा वीडियो देखेंगे तो भी ये भूल नहीं सुधर पाएगा. ठीक है, इसीलिए हम आपके कहते हैं कि अपने सिटी के, अपने गांव के नजदीकी किसी भी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढिए और उनके पास बैठिए, उनके पास सीखने को जाइए. स्कूल गर्ल हेडेक को हमने बहुत डिस्क्राइब किया है, आगे देख लीजिएगा. ब्लू रिंग्स अराउंड आई, तो ब्लू रिंग्स मिले, डार्क रिंग्स मिले, इवन वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ है वो काला काला हो जाता है उसको. डार्क सर्कल के अंदर हमने बहुत एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किए हैं. और हमारा एक स्टडी है कि जिनको डार्क सर्कल क्रॉनिक रहते हैं उनको भविष्य के अंदर डायबिटीज आने का संभावना रहता है. ये हमारा क्लिनिकल स्टडी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन ये मायाजम है, ये आपका वाइटल फोर्स है जो आपको डायरेक्ट मैलिग्नेंट डिसीज आने को नहीं देता है, आपको वार्निंग्स दे देता है
कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, आइस का ओवर यूज कर रहे हैं, स्क्रीन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आप कम सो रहे हैं, आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, अपने लाइफ को स्टेबल कीजिए, नहीं तो डायबिटीज आ जाएगा। लेकिन हम डार्क सर्कल होते हैं, होने रहने दो, वो कुछ ट्यूब मलम वगैरह ले आना, लगा देना, फलाना ढीकना, कुछ कर देना, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफाई वो तो हमसे नहीं होगा भाई। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। कोई भी डिसीज होता है तो इट इज अ वार्निंग साइन टू यू, हमारे लिए वो वार्निंग साइन है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप तीखा खा लेने के बाद आपको दूसरे दिन डायरिया हो गया तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपके जठराग्नि के लिए ये तीखा कम खाया कीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरिया हो जाता है, डायरिया बंद करने वाला पुड़िया ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, डायरिया बंद कर दो। मालूम चल रहा है। अगर आपने बहुत तीखा खा लिया, दूसरे दिन आपको बर्निंग होने लगा, तो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको तीखा नहीं मार रहा है, जम नहीं रहा है आपको तीखा, तो आप कम तीखा खाया कीजिए। लेकिन नहीं, बर्निंग हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी ले आओ जिससे ठंडक हो जाए, लेकिन तीखा खाना नहीं छोड़ेंगे। और वो क्रोनिक तीखा खाएंगे, फिर पाइल्स लेके आएंगे। मालूम चल रहा है। इंडिविजुअलाइजेशन, हर बंदे के लिए हर चीजें जरूरी नहीं होती है। कोई दिन में 5 मिर्च खा जाए तो कुछ नहीं होता है, और कोई इतना भी मिर्च खाए तो उसको जलन होने लगती है। तो जो इतना मिर्च खाए और जलन होती है तो मिर्च उसके लिए नहीं बना है, उसको नहीं खाना चाहिए ना। मालूम चल रहा है। अब गुजरात में बैठे बैठे हम लोग इधर पंजाबी खाते हैं और फिर कहते हैं कि पाइल्स हो रहे हैं। होंगे ना, होंगे। जिस जगह पे जो चीजें उगती हैं वो जगह पे वही चीजें खाना चाहिए। आपका डीएनए, आपका बॉडी उसी तरह से बना हुआ है। साउथ के अंदर लोग कोकोनट ऑयल खाते हैं, गुजरात के अंदर मूंगफली का तेल ज्यादा खाते हैं, और यूपी पंजाब वाले एरिया के अंदर सरसों, तो वो उसी एरिया के अंदर ज्यादा होता है, तो वो उस एरिया के लिए और उस एरिया में रहने वाले सब जीवों के लिए सुपाच्य होता है। लेकिन हमें क्या करना है, गुजरात में रहना है, गुजरात में हम जन्मे हैं, हमारा बॉडी इस आबो हवा के अनुसार हुआ है, हमारे डीएनए भी इस आबो हवा के अनुसार हैं, और हम मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाते हैं। कभी कभार के लिए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, जिस बंदे का जितना यूटिलाइजेशन होता है उसको वैसा खुराक चाहिए। जो एक कुर्सी टेबल पे मेरे जैसे बैठता है और दिन में 3 बार ऐसे मक्खन लगा लगा के रोटी खाएगा तो फिर क्या होएगा, डिसीज ही होएगा। लेकिन जो बंदा है जो खेती के अंदर, किसानी के अंदर काम करता है, जो किसान है और बैल के साथ बैल बन के दौड़ता है, तो उसके लिए दिन में 10 बार मक्खन खाना भी अच्छा है। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन। डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? आज ही एकादशी है, बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी, भीम 11, ठीक है। हमारा फास्टिंग बहुत कम हो गया है, एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि अब सबको खाने के लिए मिल रहा है ना, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हो गए, सब ऑनलाइन भी मिल रहा है। पहले के आज से 50 साल 60 साल या 100 साल पीछे जाइए, इतना फूड अवेलेबल नहीं था और फास्टिंग बहुत ज्यादा था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बीच में 2-2 दिन फास्टिंग करना पड़ता था। तो कुछ दिन अपनी जठराग्नि को भी विराम देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। फास्टिंग करेंगे तो वैसे नॉर्मल रोटी खाएंगे, आज के दिन उपवास वाली रोटी खाएंगे, वैसे नॉर्मल हलवा खाएंगे, आज के दिन उपवास वाला हलवा खाएंगे। ये क्या हुआ? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं मित्रों? अपने आप को। फास्टिंग मतलब फास्टिंग, सुपाच्य भोजन खाइए, ज्यादा से ज्यादा फलाहार कीजिए, फरार नहीं, फल आहार जो सुपाच्य हैं। नॉर्मल दिन में हम क्या खाते हैं? तेल का तला हुआ कचौरी, और आज भीम 11 है तो फराड़ी कचौरी। तो क्या फास्टिंग हुआ ये? मतलब एक्सेसिव फूड जा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है। तो इसीलिए अब ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर सब बढ़ने के ये भी कुछ कारण हैं। हमारा पूरा स्टडी अभी इसी के ऊपर चल रहा है। अगर डार्क सर्कल्स दिखें, पूरा हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी तो वही है। तो सचेत हो जाएं, अपनी लाइफ को कुदरती करें, नेचुरल करें।
रेड स्ट्रिप इन द मिडल ऑफ द ट्रंक, लिप्स ड्राई एंड क्रैक्ड। हम इस क्रैक्ड लिप को लेके बहुत प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनका केस टेकिंग उतना बढ़िया नहीं है कि जिसमें हमें और सिम्टम मिले, तो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के तौर पे हम इस सिम्टम को लेके बहुत प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। टेस्ट ऑफ रॉटन एग, खराब टेस्ट आना, मुंह में, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है, स्पेशली फीवर के दौरान ये इंडिकेशन मिलेगा। बोर्स फिंगर इनटू द नोज, दूसरा मेडिसिन कौन सा अभी अभी आके गया है? बोर करना मतलब बोरेक्स, क्या लॉजिक है यार? सीना, वेरी गुड। पिंपल्स ऑन द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज पे पिंपल हो तो मेडिसिन कैन बी एसिड फोर्स, और वाट्स हो तो कॉस्टिकम, वेरी गुड। डायरिया पेनलेस, वाटरी, नॉन डेबिलेटिंग, फ्रॉम फ्राइट और फ्रॉम सॉर फूड। अब खट्टा खाने के बाद डायरिया हो गया तो एसिड फोर्स सोचिए, डर जाने के बाद अगर डायरिया हुआ तो एसिड फोर्स सोचिए। साथ में दूसरे मेडिसिन कैन बी जलसेमियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, इलियोसिकल रीजन सेंसिटिव, मतलब क्रॉनिक इलियाइटिस, मालूम चल रहा है? अगर बोन टीबी भी है तो वहां पे भी एसिड फोर्स सोचा जा सकता है। चेस्ट वीक फॉर टॉकिंग और कफिंग, एमिलिरेटेड बाय वॉकिंग। हाँ, अस्थमा है, खांसी है, लेकिन चलने से अच्छा लगता है। इट इज पिक्यूलियर ना, इट इज अनकॉमन। जो बोल नहीं सकते, बोलने जाते हैं तो सांस फूल जाती है, लेकिन चलते हैं तो अच्छे से अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। वीक फ्रॉम टॉकिंग और कफिंग, एमिलरेशन बाय वॉकिंग। बिहाइंड sternum causes breathing difficulty, feels light while walking, stumbles easily and makes missteps, ulcers painless with sticking pus, non healing ulcer. Medicine can be arsenic, causticum और acid force. अपने लिख दीजिए सिर्फ नॉन हीलिंग अल्सर, 3 मेडिसिन लिख दिया। नॉन हीलिंग अल्सर का केस आया, सीधा खोल के देखिया, 2-3 जिसके भी इंडिकेशन मिले वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया। रिजल्ट रेशियो इतना बढ़ जाता है दोस्तों, आप 80, 90, 95% के पास पहुंच जाते हैं। बोन पेन एट नाइट, एज इफ स्कार्ड कैरीज, नेक्रोसिस ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन। सो डायबिटिक अल्सर के अंदर एम्प्यूटेशन करने के बाद भी अगर नेक्रोसिस देखने को मिलता है, वो अल्सर डायबिटिक होना जरूरी नहीं है, नॉन डायबिटिक भी हो सकता है। वो कौन सा डिसीज है? जो स्मोकर्स में होता है, वास्कुलर डिसीज ऑफ स्मोकर्स। मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। होम्योपैथी में डायग्नोसिस का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, होता है वैल्यू। कौन सा डिसीज है? 5 मार्क वाला शॉर्ट नोट आता था। यस, इट इज अ वास्कुलर डिसीज जहां पे कैपिलरीज के अंदर। यस, वेरी गुड। यस, रेनॉल्ड्स डिसीज, बर्गस डिसीज। यस, बर्गस डिसीज। तो वहां पे अगर आपके पास डायग्नोस करके आया है पेशेंट और वहां पे अल्सर है और नेक्रोसिस है, तो वहां पे एसिड फोर्स सोचा जाना चाहिए, लेकिन हम उस तरीके से तो होम्योपैथी को कभी सोचते ही नहीं है। मालूम चल रहा है? हमारे लिए नोसोलॉजिकल नेम भी एक इंडिकेशन हो सकता है, हमारे लिए पैथोफिजियोलॉजी भी एक इंडिकेशन हो सकता है, हमारे लिए लैब इन्वेस्टिगेशन भी इंडिकेशन हो सकता है, हमारे लिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है? Causation, mind, ill effect of shock, injury, emotional excitement, care, grief, mortification, mental shock and disappointment of the love. अब इन सब का हमने बहुत डिटेल से आपको आगे समझा दिए हैं, स्पेशली नेट्रम यूरेट्रिकम के दौरान। Anger with silent grief and fright, homesickness, bad news, unequal struggle with adverse circumstances, nursing prolonged, adverse circumstances के अंदर स्ट्रगल करना, मतलब जो मरीज है वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी संघर्ष के अंदर चली गई, इतना संघर्ष किया लाइफ के अंदर कि पहले हमारे पापा चल बसे, उसके बाद हमने ऐसा 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 किया, फिर आगे जाके वाइफ थी तो वाइफ को मेंटल डिसीज हो गया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, पूरी जिंदगी आप तो हमारी तो अग्नि परीक्षा ही रही। अब पेशेंट स्ट्रगल बोलता है तो किसी किंगडम की तरफ मत चले जाइएगा। मालूम हो रहा है? वो एक लेवल के बाद होता है, ये फैक्ट लेवल की बात है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है।
होम सिकनेस, अगर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, आर्मी के जवान हैं, ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और जिनको घर जाने का बहुत मन हो रहा है, तो उसको होम सिकनेस लिया जा सकता है। दूसरा मेडिसिन आपने कब पढ़ा था? कैप्सिकम। ये कैप्सिकम बोले तो आपको भी बोलना है कि कहाँ लिखा हुआ है, बताओ किस बुक में पढ़ा था तुमने? हाँ, मुझे बताइएगा, ठीक है। मेडिसिन कैन बी ब्रायोनिया। कॉमन सोचिए ना, कॉमन मेडिसिन के अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक पकड़ने हैं हमें। हर बार रेयर मेडिसिन सोचना जरूरी नहीं होता है। मालूम चल रहा है? एक जो लाइन बोला ना, कॉमन मेडिसिन के अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल के अंदर सेक्सुअल एक्सेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स आया। अब इसके 10 इंडिकेशन बनाए जा सकते हैं। मास्टरबेशन, एक्यूट डिसीज के बाद अगर अच्छा ना हो, फीवर के बाद और मेंटल एक्सर्शन के बाद, तो वहां पे भी एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम ड्राफ्ट, कोल्ड, इमोशंस, एक्सर्शन फ्रॉम बीइंग टॉक्ड और लाइट, नॉइज एंड ऑर्डर्स। ओवर सेंसिटिव है, कोई भी चीज उसको ज्यादा अफेक्ट करेगा। एमिलोरेशन फ्रॉम वार्मथ एंड शॉर्ट स्लीप। शॉर्ट स्लीप के बाद एमिलोरेशन, कौन सा मेडिसिन आएगा? दूसरा, वेरी गुड, नक्सवोमिका। वहां भी चिली मिलेगा, यहाँ भी चिली मिलेगा। वहां पे भी वीकनेस मिल सकता है, यहाँ पे भी वीकनेस मिलेगा। वहां पे भी इनफेक्चुअल अर्जिंग मिल सकता है, यहाँ पे भी इनफेक्चुअल अर्जिंग मिलेगा। बहुत पैरेलल जाएगा। मालूम चल रहा है? एमिलोरेशन फ्रॉम जूस एंड कूल रिफ्रेशिंग थिंग। दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा? जूसी थिंग्स, डिजायर, और एमिलोरेशन फ्रॉम जूसी थिंग्स। यस, पल्सेटिला, वेरी गुड। तो इसी तरीके से मेडिसिन डिफरेंशिएट करते जाना है और हमें यही सीखना है। ये सीख जाएंगे तो गुरुकुल सफल है। फूड एंड ड्रिंक्स, एपेटाइट लॉस्ट, कैनाइन हंगर, थर्स्टी, क्रेविंग फॉर जूसी रिफ्रेशिंग थिंग, कोल्ड ड्रिंक, पंजड थिंग, एवर्जन टू ब्रेड, पल्सेटिला के साथ साथ आया। हाँ, डिसएग्री, सॉर फूड एंड द ड्रिंक। अगर इनमें से भी कोई इंडिकेशन मिलते हैं तब भी एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। माइंड, मेंटली डेबिलिटी, first then physically weak, prostration of the mind with stupefying, followed by the emaciation and physically debilitated, too exhausted to think or talk। बहुत मेंटली थक चुके हैं, सो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मेंटली डेबिलिटेड, और उसके सामने लिखो एसिड फॉस। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं और हमको मेंटली डेबिलिटेड मिला तो एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कीजिए। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं और मेंटली इरिटेबल मिला तो कौन सा मेडिसिन? नक्सवोमिका, वेरी गुड। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं और माइल्ड येल्डिंग पर्सनालिटी मिला, कौन सा मेडिसिन? पल्सेटिला। इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, और अब हम आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। टू एग्जॉस्टेड टू थिंक और टॉक, माइल्ड क्वाइट डिस्पोजिशन, ब्रूड्स ओवर हिज कंडीशन, सेटल्ड डिस्पेयर। उसी अपनी कंडीशन पे ही बातें करते रहना, वही चीज, मैंने जिंदगी में तो ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वगैरह, फलाना ढीकना, कुछ भी, ठीक है। होम सिकनेस विथ साइलेंट इल ह्यूमर, डिसेप्शन कॉजेज ग्रीफ एंड मॉर्टिफिकेशन, एपेथेटिक, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग इवन टू सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे ये चीजें तो बहुत पसंद थी लेकिन अब तो कुछ पसंद नहीं है। जब से वो मेरी जिंदगी में से गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की ही नहीं रह गई है। अगर ऐसा मिले तो वहां पे एसिड फॉस सोचिए। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड विथ स्टूपेफिकेशन एंड ग्रीफ, स्पेशली विथ डेबिलिटी एंड द इमेसिएशन। मतलब डेबिलिटी, इमेसिएशन इज द कॉन्कोमिटेंट फॉर द एसिड फॉस। अगर किसी भी कंप्लेंट के साथ प्रोस्ट्रेशन, डेबिलिटी एंड इमेसिएशन मिले तो एसिड फॉस, एसिड फॉस, एसिड फॉस। मालूम चल रहा है? इमेसिएशन, डेबिलिटी मिले तो एंगर और डिसअपॉइंटेड लव विथ साइलेंट ग्रीफ, ब्रूडिंग ओवर वंस कंडीशन, खुद की ही कंडीशन के ऊपर ब्रूड करता लेना, डलनेस, अनेबल टू थिंक, टेक्स लॉन्ग टू आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ द ideas, forget words while speaking, quite mild, want nothing and cares for nothing। कहीं जो मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब मुझे कुछ से मतलब नहीं, जो होना हो वो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए।
इस तरह का जो मेंटल स्टेट आ जाता है ना, तब एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। नहीं मिलता है और सिर्फ डेबिलिटी, वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन मिलता है तो भी एसिड फॉस ही सोचा जाना चाहिए। हमारी आज दोपहर कोई बात हुई कि हमारा क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, रेंज है ना, विस्तार, वो बहुत बड़ा है। 0 से लेके अनंत माइनस में, 0 से लेके अनंत प्लस में, सब जगह से, किसी भी जगह से कोई भी 3 इंडिकेशन जुड़ के हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ये 0 है बीच में, इस साइड मेंटल्स आएंगे, इस साइड फिजिकल्स आएंगे। अगर मेंटल में से भी कुछ पिक्यूलियर मिले तो वहां से भी हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, फिजिकल में से पिक्यूलियर मिले तो वहां से भी कर सकते हैं। और अगर आप 3 डायमेंशनल प्लेन लें, ये y होता है ना, y, x और z, तो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हर जगह से अनंत तक हमारे पास इंडिकेशन है। और कहीं से भी कोई भी 3 पिक्यूलियर इंडिकेशन मिले तो हम उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसीलिए होम्योपैथी बहुत वे से की जा सकती है। डेल्यूजन, फ्राइटफुल, तो ये था एसिड फॉस। मेंटल के ऊपर हमने कम ही भार रखा है क्योंकि मेंटल के पूरे व्याख्यान फिर से सीरीज शुरू करेंगे। सिर्फ मेंटल और आधुनिक जो भी हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं उनकी सोच, अलग अलग फेज ऑफ द मेडिसिन